आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंडों में डेट फंड श्रेणी में निवेश की और खास करके एक ऐसे निवेशक के परिदृश्य से जो बहुत छोटे समय के लिए जैसे मान लीजिए 5-6 महीने की अवधि के लिए अपना पैसा कहीं पार्क करके रखना चाहता है, जिस पर वो चाहता है कि उसे बैंक से कहीं कुछ ज़्यादा ब्याज भी मिले, सुरक्षा भी मिले और साथ में वो जब चाहे तब पैसा निकाल भी सके। तो इस बातचीत के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा जी। अनिल जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जो मैंने धन्यवाद राजीव। जो मैंने आपसे बात कही कि एक निवेशक जो 5-6 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता है, वो चाहता है कि जी थोड़ा उसे सुरक्षा भी मिले, वो चाहता है कि उसे बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज भी मिले जी और जब चाहे पैसा निकालने की एक सहूलियत भी मिले। तो म्यूचुअल फंड उसके लिए क्या विकल्प पेश कर रहे हैं? देखिए, सभी साधारण तरह से सभी निवेशकों के लिए जो एक कॉमन ऑप्शन है वो है बैंक में फिक्स डिपॉजिट। और बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है वो तकरीबन 1 साल पीरियड के लिए नॉर्मली ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें तकरीबन 6-6.25% का ब्याज आजकल मिल रहा है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ 6 महीने के लिए है, उससे भी कम समय के लिए है, और साथ में अगर एक ये भी जरूरत है कि ये भी नेसेसिटी है कि कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, उसको कभी भी एनकैश करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे अगर रिक्वायरमेंट है तो बैंक एफडी वहां काम नहीं आती है। वहां पे फिर म्यूचुअल फंड्स की जो ओपन एंडेड स्कीम्स हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाई गई हैं कि आपको उसमें लिक्विडिटी भी मिलती है, साथ में आपको डिवर्सिफिकेशन भी मिलता है, और आपको उसमें सुपीरियर रिटर्न्स भी मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ी सी बेहतर रहती है। तो इसी के चलते ही पिछले कुछ वर्षों से म्यूचुअल फंड्स की जो डेट फंड स्कीम्स हैं वो काफी पॉपुलर हुई हैं, कॉर्पोरेट्स में भी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में भी, और इवन जो साधारण निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनके ऐसे गोल्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में रहते हैं। तो उसके चलते म्यूचुअल फंड्स की कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो इनको आकलन करना चाहिए, इनको उनको इवेल्युएट करके और उसमें से कुछ अच्छी स्कीम चुन के अपने 6 महीने के पैसों को वहां लगाना चाहिए। जी, तो इसमें किस म्यूचुअल फंड की डेट में श्रेणी में भी कई अलग-अलग तरह की श्रेणियाँ हैं, तो किस जी श्रेणी को आप ऐसे निवेशक के लिए जो 5-6 महीने के लिए पैसा लगाना चाह रहा है, उसके लिए बेहतर मानेंगे? जी जी देखिए, मैं यहाँ पे एक पूरा आपके सामने समीकरण पेश कर देता हूँ कि तरह तरह की डिफरेंट पीरियड्स के लिए म्यूचुअल फंड्स ने स्कीम्स पेश करी हुई हैं, और सेबी ने उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन्हीं को ही सारे म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं। इसमें सबसे नीचे जो पिरामिड के है, जिससे शुरुआत कर सकता है कोई, उसका नाम है ओवरनाइट फंड्स। तो जैसे नाम ही बता रहा है कि भाई अगर आपने शुक्रवार की शाम को लगाया और सोमवार सुबह निकाल लिया, या किसी भी दिन रात को रखा और अगले दिन निकाल लिया, मतलब ओवरनाइट, सिर्फ एक रात के लिए या बहुत ही चंद दिनों के लिए पैसा आपके पास है, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो ओवरनाइट फंड्स हैं। इसमें एचडीएफसी का है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है, आईडीएफसी का है, ऐसे अच्छे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने ओवरनाइट फंड्स की फैसिलिटीज दे रखी हैं। लेकिन याद रहे कि ओवरनाइट फंड्स में जो अभी तक रिटर्न रहती है तकरीबन वो रहती है 3-3.5% सालाना की। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भैया सेविंग बैंक में हमको 4% मिल जाता है, जी। लेकिन याद रहे कि सेविंग बैंक्स में जो है आपको जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो रख नहीं सकते हैं, या जो बिजनेसमैन है जो जिनका करंट अकाउंट रहता है वो रख नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फ्राइडे को रखें और मंडे को निकाल लें और आपको उतना ब्याज मिल जाएगा। तो उसके चलते ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिनके पास काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, वो तो ओवरनाइट फंड हो गए। उसके ऊपर हम आगे चलते हैं तो फिर लिक्विड फंड्स आते हैं, जो कि 1 महीने की अवधि के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो लिक्विड फंड में एचडीएफसी का लिक्विड फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड है, और आईडीएफसी का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि लिक्विड फंड्स जो हैं वो ऐसी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जो कि बहुत लिक्विड होती हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं, गिल्ड भी होते हैं, इवन इसमें कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें जो मिश्रण रहता है वो रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ताकि सेफ्टी भी रहे। फिर उसके ऊपर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यानी कि ऐसे फंड जहां पे आप 2-3 महीने के लिए निवेश कर सकते हो। फिर उसके आगे चल के आते हैं लो ड्यूरेशन फंड, जहां पे आप 5-6 महीने का निवेश कर सकते हैं। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आते हैं जहां पे आप 8-9 महीने का निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिर बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड जो है, अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आपका टाइम होराइजन है तो वो आजकल बहुत सेफ माने जाते हैं, उसकी मैं थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आते हैं, और फिर उसके ऊपर आते हैं आर्बिट्राज फंड्स। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि ये सारी हमारी जो श्रेणी है वो खत्म हो गई डेट फंड्स की। लेकिन अब पहले ये बात करते हैं कि
सारे दर्शक जो आपके चैनल के हैं उन्होंने सुना होगा कि पीछे एक बहुत बड़े नामी गिरामी फंड हाउस ने अपनी 6 स्कीमें जो हैं वो वाइंड अप कर दी, बंद कर दी बीच में ही। जी और बिल्कुल, उसके अभी अभी चलते लोगों फ्रैंकलिन को, ने किया है। जी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, मैं नाम नहीं ले रहा था, आपने नाम ले दिया, सभी जानते हैं, अब तो अखबारों में आ चुका है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 अपनी स्कीमें जो हैं वो वाइंड अप कर दी, बंद कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उसकी सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। उनको लग रहा था कि जो रिडेम्पशन अगर एकदम से आ गया बहुत सारे लोगों का, क्योंकि कोविड के चलते जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का जो काम है वो ठप हो रखा है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रखी है, आप सब जानते हैं, एयरलाइंस नहीं चल रही हैं, ट्रेन नहीं चल रही हैं, तो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑटोमोबाइल वगैरह की सब बंद हो रखी है, ठप हो रखी है। तो उसके चलते वो अपनी उनकी क्योंकि इनकम गिर रही है, उनकी एक एक 1.5 महीने की पूरे साल में से अगर इनकम उड़ी जा रही है, तो उनका जो डेट की जो सर्विसिंग है, जो उन्होंने ब्याज देना है, जो उन्होंने रिपेमेंट करना है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए थे। तो उसके चलते जब रिडम्पशन का प्रेशर आया तो टेम्पल्टन को ये लगा कि अगर एकदम से रिडम्पशन आया और वो डिफॉल्ट कर गए तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, और ये एक जो है पूरी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि जहां हम सोचते हैं कि जब भी पैसा चाहे निकाल लें, वहां से भी अगर हम पैसा की रिक्वेस्ट डालें और एक दिन के बजाय अगर 3 दिन लगे या 4 दिन लगे या पैसा आने में वक्त लगे, तो फिर तो जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो उनकी मेन जो एक ऑफरिंग है, उसी पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो उसके चलते उन्होंने सेबी के रूल्स के अंदर ही उन्होंने 6 स्कीमें अपनी वाइंड अप कर दी और बंद कर दी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई तो छोटे बड़े सभी निवेशकों का माथा ठनका कि अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा क्यों हुआ, और क्या उनके फंड भी जो है उन पे भी क्या कोई खतरा मंडरा रहा है। तो इसके चलते आपने देखा होगा कि जो भी एक क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, जो एक बहुत बड़ी कैटेगरी थी जहां पे रिटर्न थोड़ी ज्यादा आ रही थी, क्यों, क्योंकि थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया हुआ था उसमें, बजाय AAA के AA रेटेड सिक्योरिटीज भी थी, सिंगल ए रेटेड सिक्योरिटीज भी थी। और क्रेडिट रिस्क था कि रिस्क ये है कि अगर जो कॉर्पोरेट जिसका वो बॉन्ड या डिबेंचर है, अगर वो ब्याज ना दे पाई या मेच्योरिटी में पैसा नहीं दे पाई तो वही रिस्क है, अदरवाइज तो ब्याज तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब उस पर क्वेश्चन उठ गया तब वो लगा कि ये आगे चल के सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए ही अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के न्यूज आने के बाद दूसरे फंड हाउसेस के भी जितने क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं वहां पे रिडम्पशन का प्रेशर बढ़ गया है। जबकि आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट करके शायद 23 अप्रैल को ये भी एक उन्होंने 50,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को पैसे की दरकार है, उनको लिक्विडिटी की इशू है क्योंकि रिडम्पशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे से वो लोन ले सकते हैं। उसके बावजूद भी रिडम्पशन चालू रहे। ये अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा रिडम्पशन की अमाउंट्स में कमी आने लगी है, यानी कि अब जो घबराहट है वो कम हो गई है, और जो निवेशक हैं वो समझ गए हैं कि अब इतना ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। और उसके चलते क्योंकि आरबीआई अभी म्यूचुअल फंडों की संस्था एमफी ने भी अभी एक तुरंत ताजा रिलीज अपनी भेजी है, और उसमें उन्होंने बताया है कि रिडेम्पशन की रफ्तार काफी कम हो गई है, और उसमें यदि उनके हम ताजा आंकड़े देखें तो उनका ये कहना है कि जो नेट रिडेम्पशन है क्रेडिट रिस्क फंड श्रेणी में वो घट गया है। लेकिन इसकी कई वजह हैं राजीव। देखिए, एक तो यह है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट निवेशक हैं, ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो अवेयर हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो इन्फॉर्म्ड हैं, उन लोगों ने तो फटाफट से एक्शन लिया और अपना क्रेडिट रिस्क फंड में से या तो स्विच कर गए वो, या शिफ्ट कर गए, या उन्होंने रिडीम कर लिया। लेकिन ऐसे कई हजारों ऐसे भोले वाले निवेशक हैं, या मीडियम नेटवर्क के इन्वेस्टर्स हैं, या इवन हाई नेटवर्क भी हैं, उन्होंने शायद अभी ये न्यूज नहीं उनका ध्यान गया, या उनके एडवाइजर ने उनको शायद ये नहीं बताया कि आपको यहाँ से निकलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है अब, क्योंकि आगे चलते पता नहीं कब तक कोविड का एनवायरनमेंट रहेगा, और इन कॉर्पोरेट्स में जो इनकी मैच्योरिटी आएंगी बॉन्ड्स वगैरह की, ब्याज ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अपनी जो रिपेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके चलते भी लगता है ऐसे कि कुछ रिडम्पशंस कम हो गई हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो जो फंड्स है अब सेफ हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा मानना जो है वो एक गलती होगा। बट ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रिडम्पशन का प्रेशर थोड़ा कम हो गया है, और जो शुरू में जो एक थोड़ा पैनिक का जो वातावरण बना था उसमें अब कमी महसूस की जा रही है। जी, तो दरअसल मैं फ्रैंकलिन के इस कदम से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उन पर थोड़ा आगे आना चाह रहा था, लेकिन आपने पहले उस बात का जिक्र कर दिया, इसलिए हम इस पर यहीं पे इस बात को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे जब शुरुआत में ही ये खबर आई थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी 6 डेट स्कीमें वाइंड अप कर दी हैं, बंद कर दी हैं, तो बहुत सारे निवेशकों को पहली नजर में ये लगा, उन्हें एक झटका सा लगा कि अरे कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं गया, या ज्यादा कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं गया। तो इस चीज को आप थोड़ा स्पष्ट कर दें कि पैसा डूबने का खतरा कितना है,
या सिर्फ कुछ समय के लिए अटका है, पूरा पैसा मिल जाएगा, या जो एक बात उठती है हेयर कट थोड़ा सा, तो वो रिस्क भी है कि हाँ पैसा आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कट करके मिलेगा। हाँ देखिए, ये जो सारी आपने बातें करी है सब अटकलें हैं, और ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनमें से कितनी बातें सच निकलती हैं और कितना एक्चुअली में अल्टीमेटली निवेशक को नुकसान उठाना पड़ता है। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि जिस भी निवेशक ने किसी भी डेट फंड में, ओपन एंड डेट फंड में निवेश कर रखा है, जिसका जैसे टेम्पल्टन की जो 6 स्कीमें बंद हुई, उनमें एक जो सबसे बड़ी स्कीम थी उसका नाम था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल फंड। अब जिसका नाम ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो, तो वहां लोगों ने लगाया होगा अपना पैसा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। अब अगर वो उसको निकाल ही नहीं सकते, हो सकता है कि किसी के घर में कोई फंक्शन होने वाला था, किसी बच्चे की शादी के लिए उन्होंने रखा था, कोई घर किसी ने खरीदना था, किसी ने इंडस्ट्री में लगाना था, किसी भी खर्चे के लिए जो बड़ा खर्चा आने वाला था, तो वो तो वहां पे उतना तो नुकसान हो ही गया उसको, क्योंकि वो पैसा जो है अभी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, और उसकी अभी कोई डेट भी अभी सामने नहीं आई है कि 1 हफ्ते में 10 दिन में पैसा मिल जाएगा। हमने जो अपनी रिसर्च करी है, हमारी रिसर्च टीम का ये मानना है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने, इवन 3 महीने तक लग सकते हैं जब ये पैसा वापस आना शुरू होगा, क्योंकि अब ये पैसा जो है फर्दो तो निवेश होगा नहीं। टेम्पल्टन ने ये बोला है कि हम ये सारा पैसा उगाएंगे मार्केट से, जैसे जैसे मेच्योरिटी होती जाएगी डिफरेंट बॉन्ड्स की, हम पैसे लेते जाएंगे और उसको बांटते जाएंगे बिल्कुल प्रोरेटा उसी अनुपात में जिस अनुपात में लोगों ने वहां पे निवेश किया हुआ है। तो अभी तो ये है कि एक तो ये नुकसान तो हो ही गया कि वो पैसा जिसपे आपको ये था कि कभी भी हम निकाल सकते हैं, वो फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाया या 1 करोड़ रुपए लगाया, तो क्या उसको पूरा का पूरा मिलेगा, और अगले अगर 6 महीने में जाके मिलता है तो क्या अब से लेकर अगले 6 महीने तक कुछ ब्याज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जिन पे अभी जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हमने अपना जो रिसर्च, हमारा जो अंदेशा है, जो हमने रिसर्च करी, वो ये लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत हेयर कट तो जरूर होगा। ये 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाया तो हो सकता है कि उसको अल्टीमेटली उसको 9 लाख या 9.25 लाख, 9.5 लाख ही मिले, और कुछ पैसा वहां पे निवेशक का टूट सकता है। जबकि हम आशा ये कर रहे हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से कि वो इतनी बड़ी नामी गिरामी म्यूचुअल फंड है, वो अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो वो अपनी जेब से भी इसकी भरपाई कर सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है कि उनको अपनी साख बचाने के लिए अगर वो उसका इतना उनके पास फंड्स हैं और वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ये अगर करेंगे तो हमेशा के लिए वो याद किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, 23,000 करोड़ रुपए का है, उसमें से अगर 10% भी कम पड़ता है तो वो 2,300 करोड़ होगा, जो शायद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लिए काफी मुश्किल होगा अपनी जेब से भरना उसको। तो हो सकता है कि कहीं भी 5% मिनिमम से लेकर 20% तक का, जिसको आप हेयर कट बोल रहे हैं या नुकसान कहिए उसको, या उतना लोगों को अपने पूंजी में से खोने का अंदेशा बना रहेगा। हाँ, ये डूबा नहीं है, खत्म नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी 10 लाख था तो जीरो हो गया, जैसे कि कई बार होता है कि बैंक फेल हो गया तो एफडी गई तो अब मिलेगा ही नहीं कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 85, 90, 95, 98% तक भी पैसा अपना वापस मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये भी एक क्लियर नहीं है अभी। इसमें हमारा अपना अंदेशा ये है कि कम से कम इसमें 2 से 6 महीने तक लग सकते हैं। जी, एक बात ये कही गई जब ये मामला आया था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये जो कदम उठाया, ये कदम उठा करके मतलब पहली नजर में तो लगता है कि हाँ निवेशकों का पैसा अटक गया है, लेकिन इसमें शायद फायदा ये था कि अगर इस तरह से स्कीम को रोकते नहीं तो फिर ये मतलब जो निवेशक शुरू में निकल करके भाग जाते वो फायदे में रहते, और जो बाद में रुक जाते उनको और ज्यादा गहरा नुकसान हो सकता था, क्योंकि फिर स्कीम की एनएवी जो है वो काफी तेजी से घटने लग जाती, या उसमें ज्यादा हेयर कट आने लगते, या उन्हें मार्कडाउन करना पड़ता। तो इस तरह से स्कीम को रोक करके, बंद करके, उन्होंने जो सारे निवेशक हैं उनको एक बराबर धरती पर ला दिया, एक समान धरातल पर लाया, और जी नुकसान उनका सीमित कर दिया। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यूएसए से ये वहां से हेडक्वार्टर्ड है, और ये पिछले करीबन 80-90 साल से इस बिजनेस में है, और ये बहुत ही रेस्पेक्टेड है। सर फ्रैंकलिन भी और सर टेम्पल्टन भी, ये 2 अलग अलग जो हैं महानुभाव हैं, सर फ्रैंकलिन और सर टेम्पल्टन, जिन्होंने मिलकर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बनाया हुआ है। और ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक दुनिया के सारी कंट्रीज में बहुत ही शानदार और लाजवाब रहा है, और इन्होंने हमेशा इन्वेस्टर्स के हित में काम किया है। अब यहाँ पे ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड जो बात हो गई, इसके चलते जो उन्होंने कदम उनको उठाना पड़ा, ये एक तरह से तो आपने जैसे पहले बोला कि ठीक है
कि लोगों को लगा कि उनका पैसा डूब सकता है या थोड़ा डूब गया, लेकिन जिस स्पीड से उन्होंने कदम उठाया और एकदम से सेबी की अप्रूवल लेके उन्होंने स्कीमें बंद करी, उससे उन्होंने जो नुकसान है उसको सीमित कर दिया है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, या जिनके एडवाइजर हर वक्त घात की तरह नजर रखे हुए हैं कि भी किस फंड की क्या मूवमेंट चल रही है, वो अगर अपना पैसा निकाल के ले जाएं और बाकी लोग जो रह जाएं, जो बेचारे छोटे निवेशक हैं या सोए हुए हैं या उनको खोज खबर नहीं है, उनको है कि भाई जब पैसा चाहिए होगा तब मिल जाएगा हमको, तो ऐसे लोगों को फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता। इसी के चलते ही ये हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए फंड हाउस की कि उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये उन्होंने लार्जर इंटरेस्ट में उठाया सारे निवेशकों के, बजाय इसके कि देखिए उनका अपना भी नुकसान हो गया। जो भी वो 23,000 करोड़ रुपए के ऊपर अपनी कमाई करते थे रोजाना के बेसिस पे, डेली एनएवी, वो भी उनकी बंद हो गई। थोड़ा बहुत उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है इसके चलते, लेकिन उन्होंने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंटेल या जो छोटे निवेशक हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कड़ा कदम या मुश्किल से कड़वा घूट किया उन्होंने। और हमें इस चीज को ये उनकी दाद देनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने छोटे निवेशकों को ध्यान में रखा और उसी के चलते ही उन्होंने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करी। अनिल जी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने तो सक्रियता के साथ एक कदम उठाया जिससे उन्होंने निवेशकों के नुकसान को सीमित किया, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनको ये कदम उठाना पड़ा, वो परिस्थितियां बाकी सारे म्यूचुअल फंड घरानों के सामने भी हैं। उनकी जो क्रेडिट स्कीमें हैं, उनके सामने भी वही स्थितियां हैं। अगर बाजार लिक्विड नहीं है, अगर बाजार में कुछ परेशानी है, जो अर्थव्यवस्था की दिक्कतें हैं, कोविड-19 के चलते जो दिक्कतें हैं, वो सारी स्थितियां दूसरे क्रेडिट रिस्क फंड के सामने भी हैं और उन्होंने अपनी स्कीमों को बंद करने का फैसला नहीं किया है। तो क्या उनके निवेशक अभी किसी बड़े रिस्क के सामने खड़े हैं? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया, एक तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इस कैटेगरी में काफी बड़े थे और ये नहीं मैं कहूंगा कि वो इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन अपने जो पीयर्स के मुकाबले में एक उनका साइजेबल एक इसमें शेयर था जहां तक डेट फंड्स की बात है। तो उन्होंने जल्दी इसके ऊपर कदम उठा के और एक उदाहरण पेश कर दिया कि भाई हमने छोटे निवेशकों को उनका हित ध्यान में रखा है। अब रही बात जो दूसरे जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके भी ऐसे ही सिमिलर क्रेडिट रिस्क वाले फंड्स हैं जहां पे उनको भी रिडेम्पशन प्रेशर था, लेकिन हो सकता है कि जो अनुपात है इलिक्विड सिक्योरिटीज का वो शायद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ज्यादा था। यहाँ पे राजीव एक बात मैं करना चाहूंगा, थोड़ी सी सेंसिटिव है बट हमें समझनी चाहिए कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो डेट फंड्स की जो रिटर्न्स थी वो थोड़ी ज्यादा आ रही थी उनके मुकाबले में जो कि दूसरे फंड हाउसेस की सिमिलर स्कीम्स थी। अब अगर रिटर्न ज्यादा आ रही है तो हम ये सोचें कि इनका जो फंड मैनेजर है, ये जो फंड मैनेजर्स की जो पूरी इनकी कैटेगरी है, ये बहुत ही कोई लाजवाब है, कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने ऐसी स्कीम चुनी हुई है कि ये अच्छा रिटर्न ला पा रहे हैं, तो ये तो कोई भी समझ सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा थोड़ा सा वहां पे क्रेडिट रिस्क के साथ या उनकी क्वालिटी के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज किया हुआ है। तो जब हमने इनकी रिसर्च करी, इनके पोर्टफोलियोज में अंदर गए, तो पाया कि जो ए कैटेगरी के फंड्स थे उसके जो अनुपात था थोड़ा ज्यादा था। उसी के चलते ही अगर बाकी लोग रिटर्न दे रहे थे 7% की, ये दे रहे थे 8% की, अगर बाकी दे रहे थे 7.25 की, ये दे रहे थे 8.5 की। तो ये फिर पाया गया कि इलिक्विड फंड्स जो है, जो देखिए छोटी कंपनी जो अभी मार्केट में आई नहीं है या जिनका ज्यादा नाम नहीं है और उनको क्रेडिट रेटिंग भी सिर्फ ए मिला हुआ है, तो उनके बॉन्ड्स कौन लेगा ऐसे कंडीशंस में, जबकि कोविड चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रखी है और आप बेचना चाहेंगे अगर, तो कौन खरीदेगा उसको। तो ये थोड़ी थोड़ी वहां पे कोताही, मतलब कमियां कुछ हुई हैं, कुछ वहां पे गलतियां भी हुई हैं, जिसके चलते उनके जो फंड में ज्यादा ऐसी सिक्योरिटीज थी या ऐसे ज्यादा निवेश थे जो कि इलिक्विड होते गए और जिसमें उनको लगा कि वो रिडेम्पशन का अपना जो प्रेशर है या जो रिक्वेस्ट है उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे और उसको वो ऑनर नहीं कर पाएंगे। इसके चलते उनको कदम उठाना पड़ा। लेकिन जो बाकी फंड हाउसेज हैं, शायद वहां पे उनके जो ए कैटेगरी का जो सिंगल ए रेटेड फंड्स हैं उसका अनुपात काफी कम है और ज्यादा ट्रिपल ए है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या बैंकिंग के हैं। अब यहाँ पे हम एक बात करना चाहेंगे, आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि अगर किसी के पास अभी 6 महीने के लिए पैसा है तो वो कहाँ लगाए। देखिए, जो मैंने 6-7 कैटेगरीज आपको बताई थी शुरू में ही, ओवरनाइट फंड्स हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, लो ड्यूरेशन है, ये सारी जो फंड्स हैं, इसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। तो हमारी रिसर्च टीम ने बहुत गहन रिसर्च करके ये निष्कर्ष निकाला कि इन सारी कैटेगरीज में जो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स हैं वो रिलेटिवली सेफर हैं।
मतलब बाकियों के मुकाबले में सिफर हैं, क्योंकि उनमें जो पैसा लगा हुआ है वो या तो बैंक्स के बॉन्ड्स में लगा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे वो मेनली पीएसयू बैंक, और साथ में जो पीएसयूज हैं जैसे कि एनटीपीसी हो गई, एनएचपीसी हो गया, आरईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो बड़े बड़े जो पीएसयूज हैं उनके बॉन्ड्स और प्लस जो बैंक्स। तो आप ये मानेंगे कि अगर ज्यादा प्रेशर इकोनॉमी पे पड़ता है तो एटलीस्ट जो बैंक्स हैं और जो पीएसयूज हैं वहां पे जो डिफॉल्ट के चांसेस या वहां पे किसी तरह से इलिक्विडिटी के चांसेस जो है वो बहुत कम है। ये कैटेगरी जो है रिलेटिवली काफी सेफ मानी जा रही है, और मानी नहीं जा रही, सेफ है। इसके चलते हम यही सलाह देंगे कि अगर आपने डेट फंड में पैसा लगाना है तो, और अगर आप 5-6 महीने, 1-1.5 साल, 2-2.5 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो आप जो है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में पैसा लगाएं। और ये इसकी जो स्कीमें हैं ये हर एक बड़े फंड हाउस की हैं, एचडीएफसी की भी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल की भी है, बिरला की भी है, कोटक की भी है। और इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लगाएंगे अभी और 4 महीने के बाद निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगते नुकसान हो जाएगा आपको, वो भी नहीं है। तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें जो आप अपने दर्शकों को सुझा सकते हैं उसके बारे में। लेकिन आरबीआई ने जो दखल दिया, 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उपलब्ध कराई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, उसके चलते ये जो लिक्विडिटी का मसला है वो कितना सुलझा है? और दूसरे जो फ्रैंकलिन में मसला उठा, और जो आप कह रहे हैं कि शायद बाकी दूसरे म्यूचुअल फंडों के क्रेडिट रिस्क फंड में उतनी समस्या इसलिए नहीं है कि वहां पर शायद क्रेडिट रिस्क को लेकर के ज्यादा एडवेंचर नहीं दिखाया गया या ज्यादा रिस्क नहीं लिया गया। तो क्या लिक्विडिटी उपलब्ध करा देने के बाद अब हम ये मान लें कि इस कैटेगरी को लेकर के जो निवेशकों के मन में सवाल हैं वो अब उतने नहीं उठने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑलरेडी आपने पहले ही बताया कि एमपी की नंबर्स आ रहे हैं कि रिडम्पशन के अमाउंट्स कम हो गए हैं, तो वो एक क्लियर वो वहां पे साफ झलक रही है बात की। निवेशकों के मन में जो डर था वो इसको चलते थोड़ा कम हो गया कि भाई अब जो है आरबीआई ने भी काफी बड़ा अमाउंट मुहैया करा दिया है म्यूचुअल फंड्स को कि अगर उनको रिडम्पशन की दिक्कत आती है तो वो वहां से कम रेट पे बोरो करके अपना प्रेशर पूरा कर सकते हैं, और बाद में फिर जब सिक्योरिटीज उनकी मेच्योर हो जाएगी तो वहां से लेके वो आरबीआई को पैसा वापस कर सकते हैं, और आरबीआई का ब्याज कम ही पड़ेगा उनको, वहां से थोड़ा ज्यादा ही ब्याज मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंफर्टिंग फैक्टर है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हम पैसा निकालने जाएंगे और म्यूचुअल फंड बोलेगा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है या हम अभी आप इंतजार करो। तो इससे भी एक बहुत एक मेंटल कंफर्ट मिला है लोगों को, कॉन्फिडेंस मिला है, और रिडेम्पशन कम होने की एक वो भी एक काफी बड़ी वजह है। जी, लेकिन अगर आप इसको आईएलएफएस के समय से देखिए, जब आईएलएफएस ने डिफॉल्ट किया था, बीएचएफएल का मामला हुआ, वहां से लेकर के अभी तक मतलब वो निवेशकों के मन में भरोसा वापस लौटने की कहानी जो है वो बन ही नहीं पा रही है। थोड़ा सा समय गुजरता है फिर एक नई कहानी। अब ये कोविड के चलते या जो अर्थव्यवस्था की इस समय दिक्कत है उसके चलते फ्रैंकलिन का ये मामला उठा, जिसके चलते एक बार फिर से लोगों का भरोसा डिगा। पहले हम ये कहते थे कि भाई आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी में पैसा मत लगाइए, आप डेट फंड में लगा दीजिए, वहां पर आपका रिस्क कम हो जाता है। अब अगर डेट फंड में भी रिस्क है ही, और भले हम तकनीकी रूप से कहें लोगों को कि नहीं रिस्क फ्री कोई चीज नहीं होती, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम यही समझाते थे कि इक्विटी में ज्यादा रिस्क है, डेट में कम रिस्क है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट फंड में पैसा लगा लीजिए। अब यहाँ भी वही बात उठ जा रही है कि अरे भाई रिस्क यहाँ भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो फिर डेट में लगाएं क्यों, इक्विटी में ही क्यों ना लगाएं? नहीं, ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है। जो भ्रम था पैदा हो गया था वो अब वो थोड़ा सा ये टूट गया है कि भाई जो डेट फंड्स हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं या रिस्क फ्री होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेट फंड्स में भी उन्हीं कंपनीज की सिक्योरिटीज हैं जिन कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो इक्विटी फंड्स में होते हैं। तो अगर एक किसी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कोई मोटरसाइकिल कंपनी बनाती है और 1.5 महीने वो मोटरसाइकिल एक भी ना बना पाए क्योंकि ना वर्कर आ रहा है ना फैक्ट्री खुल रही है, तो आप सोचिए कि साल में से अगर आपका 1/8 जो है वो सेल ही उड़ गई अगर आपकी, तो तनख्वाह कहां से देंगे आप, और आपके शेयर प्राइस कहां से कहां आगे बढ़ेगा। तो इसके चलते नॉट ओनली आपकी इक्विटी सफर करेगी बट आपकी जो डेट रिपेमेंट की कैपेसिटी है वो भी सफर करेगी। तो हमने बात करी कि मोटरसाइकिल कंपनी बनाने वाली हमेशा बड़ी नामी ग्रामी होती है, बट ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा झटका पड़ा है जो ये इसके पैंडेमिक के चलते। तो उसी की वजह से ही काफी जो डेट फंड्स की जो ऐसी सिक्योरिटीज थी उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। अब रही बात कि कहाँ निवेश किया जाए, इसमें देखिए ऐसा है कि हमें देखना है कि हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं और हमारे गोल्स क्या हैं। तो कई तरह के गोल्स होते हैं, कई बार हम उनको मिसमैच कर देते हैं, उसके चलते नुकसान उठाते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप अभी 60 साल के हैं और आपको पता है कि आप 80, 90, 100 तक तो जिएंगे,
और इमीडिएटली अगर आपको पेंशन वगैरह आती है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आज की डेट में जो हम नंबर 1 एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं वो उसको मानते हैं GOI 7.75% बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं। 6-6 महीने उसमें ब्याज मिलता है और आप लगा लीजिए कि 7.75% फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि RBI इशू करता है, इससे ज्यादा सेफ को हमारी कंट्री में चीज हो नहीं सकती। और बट उसमें बस नेचुरली है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आप किसी को बेच नहीं सकते। बीच में एकदम से आपको पैसे की जरूरत आ पड़ी तो उसको आप कुछ नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरा 7 साल तक। लेकिन अगर आपके पास टोटल 1.5-2 करोड़ रुपया है, उसमें से आप 1-8 करोड़ ऐसा है जो लगा सकते हैं लंबे समय के लिए, तो आप उसको जरूर उसमें शिफ्ट करें। क्योंकि कुछ लोगों ने सारा का सारा पैसा जो है अपना वो एक ही टाइप के डेट फंड्स में लगा के रखा हुआ था। तो ये एक जो डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने डेट में और इक्विटी में उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। विद इन डेट भी राजीव आप मानेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है, इसमें बैंक FD भी डेट में आता है, PPF भी है आपका, और इसके अलावा इसमें बॉन्ड्स भी हैं, और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से, जो आप कभी भी बेच सकते हैं। तो ये हम अपने निवेशकों को मुहैया कराते हैं कि अगर 10 लाख की उसमें आते हैं ये तकरीबन ट्रॉन्च में, या 10, 20, 50, 80 लाख अगर ऐसा आपने निवेश करना है, तो REC के, NHPC के, तमाम PSUs के, नाबार्ड के, ये सब बॉन्ड्स जो हैं सेकेंडरी मार्केट से हम आपको लेके देते हैं। और उसमें जो ब्याज है वो आपको नेचुरली जो उनकी तारीख होती है उस तारीख पे आपको ब्याज मिलता है 7, 7.5, 7.25% का, और मेच्योरिटी किसी की 4 साल रहेगी, किसी की 3 साल रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंडरी मार्केट में वो सेलेबल होते हैं, यानी कि जब आप पैसा बेचना चाहें वो इतना लिक्विड नहीं है जितना कि म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड में तो आपने अगर ओपन एंडेड है, आपने वहां पे रिक्वेस्ट डाली, तीसरे दिन पैसा आपके बैंक में आ जाता है। यहाँ हो सकता है आपको कि 3, 4, 5 दिन लग जाएं, आप ऑर्डर दें और 2-3 दिन लगे एक ग्राहक ढूंढने में, लेकिन लिक्विड है। ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल तक। तो ये सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स हो गए, GOI के बॉन्ड्स हो गए। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की तमाम स्कीमें हैं डेट कैटेगरी की, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट तो है ही है, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर कोई भी 60 साल से बड़ी उम्र का है तो उसके पास 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसमें अभी जो ब्याज है वो शायद 7.4 या इसके आसपास है, काफी अच्छा ब्याज है, और वहां पे आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो याद रखें कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए है तो उनको आप बांट के लगाएं, लेकिन कुछ पैसा जो आपको कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है, दरकार हो सकती है, वो आपको म्यूचुअल फंड्स में ही लगाना पड़ेगा, और उसमें आप भी बांट के लगाएं। कुछ ओवरनाइट फंड में लगाएं, कुछ आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में लगाएं, कुछ बैंकिंग PSU डेट फंड में लगाएं, ताकि अगर किसी एक कैटेगरी में थोड़ी कहीं दिक्कत भी आए तो दूसरी जगह से निकाल के अपना गुजारा कर सके। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने, क्योंकि क्रेडिट रिस्क फंड्स में रिटर्न अच्छी आ रही थी, तो उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा जो डेट पोर्शन का है वहां लगा रखा था, और वो सारा का सारा पैसा एक तरह से अटक गया है, फंस तो नहीं गया पर अटक गया। रिस्क से बचने के लिए डेट में आए, लेकिन डेट में उन्होंने सबसे रिस्की कैटेगरी चुन ली, डाइवर्सिफाई नहीं करा, उसको बांटा नहीं, 5-6 जगह लगा सकते थे उसको। तो जिन्होंने, कुछ लोगों ने करा है, जिन्होंने नहीं करा वो थोड़ा उनको जो इसका जो कष्ट है वो ज्यादा हो रहा है। जी, तो इस पूरी बातचीत में जो मैं मूल मंत्र निकाल करके निष्कर्ष के रूप में जो बात समझ पा रहा हूँ कि ये बात कभी नहीं भूलनी है कि आप एसेट क्लासेस के बीच में डाइवर्सिफिकेशन करिए। मतलब ये कि आप इक्विटी में गोल्ड है, डेट है, इक्विटी है, लगाइए, रियल एस्टेट में थोड़ा होना चाहिए, सोने में थोड़ा होना चाहिए, एक डाइवर्सिफिकेशन। और फिर हर कैटेगरी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि इक्विटी में आपने पैसा लगाया तो सिर्फ आपने स्मॉल कैप में लगा दिया या सिर्फ मिड कैप में लगा दिया, उसमें भी किसी कंपनी में बहुत सारा लगा दिया। वहां आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है कि इक्विटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के शेयरों में पैसा लगाइए, किसी एक शेयर या 2 शेयर में बहुत पैसा न लगा दें। और वही चीज फिर हमें डेट में भी ध्यान रखनी है कि एक ही कैटेगरी में ना पैसा लगा दें, और एक ही कैटेगरी के अंदर किसी एक ही फंड में बहुत न लगा दें कि मान लीजिए रिस्क नहीं होता, तो ऐसा ना हो कि फिर उसमें आपने सिर्फ फ्रैंकलिन का ही एक चुन रखा है और सिर्फ उसी में पैसा लगा रखा है। अगर आपने क्रेडिट रिस्क के अंदर भी अगर आपने 4-5 म्यूचुअल फंड हाउसों के स्कीम चुन रखे होते, डिवाइड किया होता अगर, तो फिर आपके सामने उतनी दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल ठीक बोला आपने जी। अनिल जी, देखिए वही है ना, पुरानी कहावत है ना राजीव जी, कि ग्रीड एंड फियर दोनों को अवॉइड करना है। तो ये ग्रीड हो जाता है कि भाई 10 स्कीमें देखी, सबसे ज्यादा कौन सी स्कीम से रिटर्न आ रहा है यहाँ लगा दो, तो वो ग्रीड हो जाता है, उसी के चलते फिर बाद में
नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये ग्रीड और फियर जो है, लालच और डर जो है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर बाजार में काम करता है, वो निवेश के हर जगह पर काम करता है और हमें उनसे बच करके एक संतुलित तरीके से, एक अनुशासित तरीके से निवेश करना है। अनिल जी, आपने इन सारी चीजों को इतने आसान तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाया, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव।